नमस्कार। आज से हम ट्रेड यूनियन के मेंबर हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी वेजेस बढ़ाई नहीं जा रही हैं। तो जब तक हमारी वेजेस नहीं बढ़ती तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने इंट्रो में क्या देखा कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्ट्राइक सही है? अरे यार, क्या इनके पास ये राइट भी है कि ये लोग स्ट्राइक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो ना कि एक ट्रेड यूनियन जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो उनके पास कौन कौन से राइट्स एंड प्रिविलेजेस आ जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो हमें बताए गए हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 15 to 28 में। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 15, दैट इज ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स मे बी स्पेंट। अच्छा, सपोज करो आपको ना आपकी मदर ने पैसे दिए हैं कुछ और बोला है कि ये ना तुमने खर्च करने हैं सिर्फ स्कूल की स्टेशनरी लाने के लिए और अपने कुछ खाने पीने के लिए। अगर फालतू में कहीं पैसा उड़ाया ना तो डांट पड़ेगी अच्छी वाली। तो बस ऐसे ही सेक्शन 15 भी पता क्या बोल रहा है। वो कहता है कि ये एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है। अब इनके पास जनरल फंड कलेक्ट होता है। इनके पास जो जनरल फंड कलेक्ट होता है ना, जैसे मम्मी ने अपने बच्चे को बोला था ना कि बस यही 2 वजह से ही ये पैसे खर्च करने हैं, कहीं फालतू खर्चा नहीं करके आना है। ऐसे सेक्शन 15 भी ट्रेड यूनियन को क्या बोलता है कि ये जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है ना, बस यही पर ही पैसा खर्च करना है। मतलब जनरल फंड का पैसा सिर्फ इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर ही खर्च करना है, इसके अलावा कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सपोज करिए ये ट्रेड यूनियन है। अब ट्रेड यूनियन का एक ऑफिस बेयरर भी होगा। अब उसका जो ऑफिस बेयरर है भाई, उसको सैलरी भी देनी है, अलाउंस भी देने हैं, उसके अदर एक्सपेंसेस भी होंगे। तो इन सब का खर्चा कहाँ से किया जाएगा? इन सब का खर्चा जो है वो जनरल फंड से किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, हमारा ये ट्रेड यूनियन है। अब ट्रेड यूनियन को चलाना भी तो है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने का खर्चा कहाँ से आएगा? वो खर्चा भी जनरल फंड से ही आएगा। अब मेन तो ट्रेड यूनियन भाई बनाया क्यों जाता है? अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मान लो अब अपने राइट्स के लिए ट्रेड यूनियन को कोई केस फाइल करना पड़ गया तो लीगल एक्सपेंसेस आएंगे ना। अब जो लीगल एक्सपेंसेस आएंगे तो उसका खर्चा भी कहाँ से निकाला जाएगा? जनरल फंड से ही निकाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार ये लोग ट्रेड डिस्प्यूट कंडक्ट करते हैं। अब कोई भी चीज कंडक्ट करनी है तो भाई पैसा तो लगता है। ऐसे ही इनको भी ट्रेड डिस्प्यूट कंडक्ट करने के लिए जो पैसा लगता है ना, वो ये लोग लेंगे जनरल फंड से। नेक्स्ट पॉइंट, भाई अब डिस्प्यूट हुआ है, हो सकता है ना कि चोट लग जाए। अब मान लो ये जो ट्रेड यूनियन है, इनका जो ट्रेड डिस्प्यूट हुआ था उस दौरान ये जो एम्प्लॉइज हैं इनको चोट लग गई, तो कंपनसेशन कहाँ से दी जाएगी? वो भी जनरल फंड से ही दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब सपोज करो एक ट्रेड यूनियन है, उस ट्रेड यूनियन के किसी वर्कमैन को क्या हो गया, चोट लगी, उसको एक्सीडेंट हुआ, या वो बीमार हो गया, या वो अनएम्प्लॉयड हो गया, या फिर वो डेथ हो गई। तो उसको जो अलाउंसेस दिए जाएंगे या फिर उसके डिपेंडेंट्स को जो अलाउंसेस दिए जाएंगे वो भी कहाँ से दिए जाएंगे? इस जनरल फंड से ही दिए जाएंगे। इसके अलावा अब देखो भाई, पब्लिशिंग तो हर जगह होती है, हर कोई प्रचार तो करता ही है। अब ये लोग भी पीरियडिकली जो पब्लिश करते हैं, मान लो मैगजीन ही पब्लिश करते हैं, तो खर्चा तो भाई उसका भी आएगा, फ्री में तो वो भी नहीं होगी। तो उसका खर्चा भी कहाँ से लिया जाएगा? जनरल फंड से ही लिया जाएगा। रुको, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब जी गवर्नमेंट, अगर मान लो गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में कोई और ऑब्जेक्ट बता दिया तो उसका खर्चा भी फिर जनरल फंड से ही होगा। तो सेक्शन नंबर 16, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ये एक ट्रेड यूनियन है। तो ये क्या है? उस ट्रेड यूनियन के कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मैंने प्लेट में लड्डू रखे हैं इसको मेंबर्स मान के चलना, ठीक है। तो ये ना एक ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, ठीक है।
तो अब ये लोग क्या हैं, ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं, सभी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं सबके सब क्या है, जनरल फंड में। जनरल फंड में तो सबके सब ही पैसा देंगे ही, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फीस तो सभी को देनी है। अब ये लोग क्या करते हैं, इसके अलावा ना एक सेपरेट फंड बना लेते हैं। एक सेपरेट फंड कौन सा, पॉलिटिकल फंड। एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड बनाते हैं। अब आपको पॉलिटिकल नाम से कहीं ना कहीं से क्लियर हो ही रहा होगा कि ये है इलेक्शन से रिलेटेड। मतलब ट्रेड यूनियन में जो इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शंस का जो खर्चा, अब इलेक्शंस का क्या खर्चा आएगा भाई, इलेक्शन कंडक्ट करवाने कौन सा आसान बात है, मीटिंग्स कंडक्ट करवाओ, ठीक है, जो इलेक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कराओ, उनकी मेंटेनेंस करवाओ, और जो प्रचार जो स्पेशली जो करना पड़ता है उस पर कितना खर्चा करते हैं ये लोग। तो वो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो खर्चा पॉलिटिकल फंड से दिया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि ये जितने भी मेंबर्स हैं जनरल फंड में तो सभी के सभी ही पैसा देंगे, लेकिन पॉलिटिकल फंड में पैसा देना है या नहीं ये मैंडेटरी नहीं है। ये नहीं है कि ये जितने मेंबर्स हैं सबको पॉलिटिकल फंड में पैसा देना ही होगा, ये आपकी मर्जी है। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते यहाँ पर कि तुम्हें पॉलिटिकल फंड के लिए पैसा देना ही होगा। आप सपोज करो, मान के चलो एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर और एक ये मेंबर, इन्होंने जनरल फंड में तो सबने पैसा देना ही था, इन्होंने ना पॉलिटिकल फंड में भी पैसा दिया। तो अब ये जो रह गए जिन्होंने नहीं दिया था, तो इनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। यहाँ पर जिन्होंने नहीं दिया उनको ये नहीं जताया जाएगा कि ले तुम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ जनरल फंड में पैसा दिया है, पॉलिटिकल फंड में तो दिया ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ कम बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नो, वो उनकी मर्जी है, वो नहीं देना चाहते थे तो उनकी मर्जी है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड यूनियन क्या है, एक सेपरेट फंड भी बनाती है जिसे हम पॉलिटिकल फंड कहते हैं, जो ट्रेड यूनियन के इलेक्शंस में काम आता है। और इस फंड में पैसा देने के लिए किसी को भी आप लोग क्या है, कंपेल नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 17 दैट इज इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल कॉन्सिप्राइज। ये क्रिमिनल कॉन्सिप्राइज क्या वर्ड आ गया यार, मतलब आपराधिक साजिश करना। एग्जाम्पल से समझिए, ये दो पर्सन्स हैं, ये ना आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं, पता किस चीज का कर रहे हैं, इस बेचारे की हत्या करने का, इसका मर्डर करने का। तो कहते हैं जब टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स कोई अनलॉफुल एक्ट करने का अग्रीमेंट करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्सिप्राइज। तो यहाँ पर इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 120B सब सेक्शन 2 के अंडर क्या है, फिर पनिशमेंट मिलती है। लेकिन इसके आगे ये इम्यूनिटी वर्ड क्या लिखा है, इसका मतलब है छूट मिल जानी, कि आपको इस सेक्शन के तहत सजा नहीं मिलेगी। है, सजा नहीं मिलेगी, इसमें छूट भी मिल जाती है। हाँ, सही सुन रहे हो। कहते ट्रेड यूनियन के मेंबर और ऑफिस बेयरर पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है अंडर सेक्शन 120B सब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पैनल कोड। कब नहीं है लायबल, अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। कौन सी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, सपोज करो ये ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, इनके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है। किस चीज का अग्रीमेंट हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में सेक्शन 15 के ऑब्जेक्ट्स पढ़े, उन ऑब्जेक्ट्स के फर्दरेंस में अगर उन ऑब्जेक्ट्स के मतलब एडवांसमेंट के लिए अगर ये लोग आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं तो ऐसे अग्रीमेंट पे फिर इनको क्या है, इस सेक्शन के तहत छूट मिलती है, इनको कोई भी क्रिमिनल पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। दूसरा, ये लोग आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं और उस अग्रीमेंट से किसी भी तरह का कोई भी अपराध का लेना देना नहीं है, वो कोई भी आपराधिक अग्रीमेंट नहीं है, तो इनको छूट मिलेगी। लेकिन अगर ये कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं ट्रेड यूनियन के मेंबर जो आपराधिक है, ठीक है, जिससे ऑफेंस क्रिएट होगा, फिर ये लायबल है, फिर इनको इस सेक्शन के तहत सजा मिलेगी। लेकिन अगर ये नंबर वन सेक्शन 15 में जो ऑब्जेक्ट बताए गए हैं उनकी फर्दरेंस में अगर ये कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर ये कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे किसी भी तरह का कोई अपराध क्रिएट नहीं हो रहा है,
तो इनको क्या है, इससे छूट मिल जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 18 दैट इज इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट। इम्यूनिटी का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हो कि छूट मिलना। सिविल, अच्छा आप लोगों को ना सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रिमिनल में क्या था कि कोई किसी के मर्डर का अग्रीमेंट कर रहा है, मतलब अगर हम किसी की हत्या करके आए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अब फांसी की सजा होगी। अब सपोज करो मैं किसी की कार ठोक आई हूँ, ठीक है, और वो कार वाले पर्सन ने क्या करा, मेरे ऊपर केस कर दिया, तो यहाँ पर अब जज मेरे को सूली थोड़ी ना चढ़ा देगा। वो क्या कहेगा, जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो। तो समझे आप, क्रिमिनल में क्या होगा कि आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, फांसी की सजा हो गई, मान लो 20 साल आपको जेल की हो गई, ठीक है। और सिविल के केस में क्या होगा कि आपको भरपाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप कंपनसेशन देते हो। तो ये डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल के बीच में। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन को सिविल सूट से छूट कैसे मिल जाती है। तो सपोज करो ये कौन है, एम्प्लॉयर है, और ये कौन है, वर्कमैन है। अब नो डाउट कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अग्रीमेंट हुआ होता है। अब अगर मान लो यूजुअली अगर कहते हैं एक वर्कमैन अपने एम्प्लॉयर के साथ अग्रीमेंट ब्रीच कर दे तो ये सिविल टोर्ट माना जाता है, यहाँ पर उसको फिर कंपनसेशन देनी पड़ती है। लेकिन ट्रेड यूनियन के केस में मान के चलो ये ट्रेड यूनियन है और ये ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं। अब नो डाउट इन सभी ने अपने अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो यूजुअली अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना सिविल टोर्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको छूट मिल रही है। ये लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, ब्रीच करते हैं, तो ये लोग लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए। इसके रिगार्डिंग एक ये केस भी हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉयर्स थे ना कंपनी के, सॉरी जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कमैन थे, उन्होंने क्या कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी। स्ट्राइक करी तो नो डाउट अब जो कंपनी है मान लो ये, ठीक है, इसको तो लॉस होने लग पड़ा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन रुक गई। तो इन्होंने क्या करा, इनके अगेंस्ट, अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट केस कर दिया। तो पटना हाई कोर्ट ने पता क्या डिसीजन दिया था कि जो ये एम्प्लॉयर्स है ना कंपनी के, उनके पास कोई हक नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज से भरपाई मांगे, वो कंपनसेशन मांगे। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने पीसफुली स्ट्राइक करी थी, कोई किसी तरह का ऑफेंस नहीं करा था। तो आई होप अब आपको इंट्रो का भी जवाब मिल गया होगा कि क्या वर्कर्स स्ट्राइक कर सकते हैं। जी हाँ, वो कर सकते हैं। यहाँ पटना हाई कोर्ट ने कहा था क्योंकि एम्प्लॉयज ने अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए स्ट्राइक करी थी, क्योंकि उन्होंने पीसफुली स्ट्राइक करी थी, क्योंकि उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं करा था, उन्होंने कोई अनलॉफुल मैनर अडॉप्ट नहीं करा था। तो डेट्स वाई यहाँ पर उनको सिविल सूट से छूट मिल गई थी। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे उनको कंपनी को किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन नहीं देनी पड़ी थी। तो अब बात समझ में आ गई आप लोगों को। सेक्शन नंबर 19 दैट इज इनफोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स। अब फिर से अगर मैं बोलूं कि ये कौन है, एम्प्लॉयर है, मान के चलिए ये कौन है, वर्कमैन है। नो डाउट एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अग्रीमेंट हुआ रहता है। अब यहाँ पर ये एक थर्ड पर्सन है जो इसको कह रहा है, इसके साथ अग्रीमेंट कर रहा है। किस चीज का अग्रीमेंट कर रहा है, ऑलरेडी इसके साथ किए गए अग्रीमेंट को ब्रीच करने के लिए, को तोड़ने के लिए। बात समझ में आई। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, उनके बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। अब एक तीसरा बंदा, कोई भी पर्सन इसके साथ अग्रीमेंट कर रहा है, इसके साथ ऑलरेडी किए गए अग्रीमेंट को तोड़ने के लिए। तो मुझे बताओ इनके बीच में जो ये अग्रीमेंट हो रहा है इसको क्या कहेंगे, ये वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन ट्रेड यूनियन के केस में, अब मैं ट्रेड यूनियन की अगर बात करूं तो सपोज करिए ये क्या है, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं। अब नो डाउट ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अग्रीमेंट करके रखा है, लेकिन ये लोग आपस में भी अग्रीमेंट कर रहे हैं। ये लोग आपस में भी अग्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस चीज का अग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर हमको अपनी वेजेस बढ़ानी पड़ी, अगर हमको अपनी वर्किंग बेटर कंडीशंस के लिए, बेटर वर्किंग फैसिलिटीज के लिए, अपने वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग अगर हमको इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा
तो हम तोड़ देंगे। इस चीज का अग्रीमेंट कर रहे हैं ये। एक तरफ हमने बात करी कि अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, फिर आप किसी और के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की बात करते हो, तो वो वाइड माना जाता है। अब देखा जाए तो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स का तो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग अग्रीमेंट किस चीज का कर रहे हैं कि अगर हमको वेजेस बढ़वानी पड़ी अपनी बेटर वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग, हमको इनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े तो हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो इनके अग्रीमेंट को, ये भी तो एक तरह से अग्रीमेंट, ऑलरेडी किए गए अग्रीमेंट को तोड़ने का ही अग्रीमेंट कर रहे हैं ना, लेकिन स्टिल इनके अग्रीमेंट को वाइड नहीं माना जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपने हक के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए अग्रीमेंट कर रहे हैं। हक क्या? बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर वर्किंग फैसिलिटीज, बेटर वेजेस। ठीक है, इनको वर्किंग आवर फिक्स हो इनके, ये नहीं दिन रात पागलों की तरह इनसे काम करवा रहे हैं। तो अगर ये ऐसा अग्रीमेंट इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं तो इनके इस अग्रीमेंट को वाइड नहीं माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 20, दैट इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कहते हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर, जो ऑफिसर, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? ट्रेड यूनियन की अकाउंट बुक्स एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट, और जो भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट बुक्स हैं, जो भी उनकी जनरल स्टेटमेंट्स वगैरह है, उन सबको क्या है? इंस्पेक्ट करने का राइट है। सेक्शन नंबर 21 कहता है राइट ऑफ माइनर्स टू बी मेंबर। कहते हैं माइनर, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि जिसने अपने 15 साल की उम्र अटेन कर ली है। सपोज करो ये जो बच्चा है ये 15 साल का है, 15 साल की उम्र अटेन कर ली, तो ये क्या है? ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। लेकिन क्या ये ऑफिस बेयरर बन सकता है? हद है यार, अब बच्चे के हाथों में मैनेजमेंट सौंपोगे? नहीं। तो ऑफिस बेयरर बनने के लिए इसको अपनी मेजॉरिटी एज अटेन करनी पड़ेगी, दैट इज 18 ईयर्स ऑफ हिज एज। आई होप ये 2 पॉइंट्स तो सिंपल थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन नंबर 22, दैट इज प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयरर टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। मतलब कितने प्रपोर्शन में कहते हैं जो ऑफिस बेयरर हैं वो इंडस्ट्री के साथ एक्चुअली कनेक्ट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर मान लो कहते हैं एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें जो ट्रेड यूनियन है, तो उस ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बेयरर हैं, तो कहते हैं जितने भी ऑफिस बेयरर हैं एटलीस्ट 50% जो ऑफिस बेयरर हैं वो उस इंडस्ट्री के एक्चुअल में वर्कमैन होने चाहिए, एक्चुअल में उस इंडस्ट्री के साथ एंगेज्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है, सॉरी XYZ इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की ये ट्रेड यूनियन है। इस ट्रेड यूनियन में मान लो 25 ऑफिस बेयरर हैं, तो 25 का अगर मैं 50% करूं तो वो जितना भी आया, ठीक है, तो वो जो मेंबर्स जो हैं, वो जो ऑफिस बेयरर हैं, वो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के साथ एंगेज्ड होने चाहिए, एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के वर्कमैन होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ये तो था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अलावा कहते हैं अदरवाइज अगर कोई और सेक्टर है, तो कोई और सेक्टर है, ट्रेड यूनियन है अगर, तो ऑफिस बेयरर या तो 1/3 और 5, मतलब जितने ऑफिस बेयरर है उसका 1/3 करेंगे हम लोग, और 5 विच एवर इज लेस, जो कम होगा एटलीस्ट उतने ऑफिस बेयरर क्या है उस इंडस्ट्री के साथ एंगेज्ड होने चाहिए। मान के चलो ये जो XYZ इंडस्ट्री है, इसके जो ट्रेड यूनियन है, इसके जो ऑफिस बेयरर है वो टोटल 27 है। अब मैं 27 का 1/3 करूं तो कितना आएगा? 9 आएगा। क्या बोलता है ये सेक्शन कि 1/3 और 5 विच एवर इज लेस। जब मैंने 27 का 1/3 करा तो कितना आया? 9 आया। तो 9 और 5 में लेस कौन है? कौन है लेस? 5। तो मतलब एटलीस्ट 5 जो ऑफिस बेयरर हैं वो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के साथ एंगेज्ड होने चाहिए। एक और एग्जांपल, मान लो इस इंडस्ट्री में 9 ऑफिस बेयरर हैं, तो अगर मैं 9 का 1/3 करूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 और 5 इन दोनों में से लेस कौन सा है?
3 हैं, तो मतलब एटलीस्ट 3 वर्कमैन थ्री ऑफिस बेरर जो हैं वो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के क्या हैं, वर्कमैन होने चाहिए। आई होप सो मैंने बहुत क्लियरली सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेक्शन नंबर 23, चेंज ऑफ नेम। आपका कभी मन करा है कि अपना नेम चेंज करूं? जोक्स अपार्ट, तो सपोज करो कहते हैं ये जो ट्रेड यूनियन है ना, भाई इनका मन कर रहा है, एक्चुअली पता क्या हुआ, इस एक मेंबर का मन कर रहा है, इसके मन में ये विचार आया है कि क्यों ना हम अपनी PQR ट्रेड यूनियन का नाम GPR कर दिया जाए। अब आपको क्या लगता है, इसके अकेले को ये विचार आया है तो क्या ये चेंज कर दिया जाएगा? इस अकेले की चलेगी इतनी? नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी मेंबर्स पे तो है ना, ट्रेड यूनियंस के अकेले की तो है नहीं। तो इसीलिए कहते जितने भी आपके ट्रेड यूनियंस के मेंबर हैं, अगर उसका टू थर्ड हिस्सा भी ये कह दे ना कि हाँ नाम चेंज कर दो, वो कंसेंट दे दें अपनी, तो नेम चेंज होगा। लेकिन नॉट लेस देन 2/3, मान लो 1/3 दे रहे हैं परमिशन, तो चेंज नहीं होगा। एटलीस्ट कम से कम 2/3 हिस्सा जो है मेंबर्स का वो ये परमिशन दे दे कि ठीक है PQR को GPR नेम चेंज करवा दिया जाए, तो फिर चेंज कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट था। सेक्शन है सेक्शन नंबर 24, दैट इज अमलगामेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है P और एक एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है G। ये दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन मिलकर एक न्यू ट्रेड यूनियन PG बनाना चाहती हैं। इसका मतलब हुआ अमलगामेशन। लेकिन क्या ऐसे अमलगामेशन हो जाएगी कि इनके मन में आया अमलगामेशन करे और हो जाएगी? नहीं, नो डाउट मेंबर्स की कंसेंट भी चाहिए। तो उसका जो क्राइटेरिया है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी, उसके साथ हम रिलेट करना अपने पॉइंट को, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक XYZ कॉलेज है, उसके ना आप मान लो आपके कॉलेज में ना आपके क्लास इंचार्ज आए और पूछने आए हैं कि मनाली ट्रिप पर चलोगे बच्चों। तो आपके ना क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, क्वाइट कॉलेज है, तो 20 बॉयज़ हैं आपकी क्लास में और 20 ही मान लो गर्ल्स हैं। तो जो वोटिंग है ना फ्रेंड्स, वो कम से कम 50% तो करेंगे। अब देखो हर लोग तो वोट करते ही नहीं है ना, हर लोग ने इस चीज़ को में हिस्सा लेते, कईयों को तो छोड़ इग्नोर मार। तो इसलिए कहते हैं अगर 20 बॉयज़ है ना, तो 20 का 50% तो एटलीस्ट वोट करे, तो कितना हो गया 10। ऐसे ही गर्ल्स 20 है, तो 20 का कम से कम आधा परसेंट, तो मतलब 50% तो यानी वोट करे ही करे, मतलब 10 गर्ल्स ने वोट करी। तो हम टोटल कितने जनों ने वोट करी? 20। अब ये भी नहीं है कि अगर मान लो 20 के 50% ने वोट करी, 20 के 50% ने वोट करी, टोटल 20 बच्चों ने वोट करी, तो सबके सब ने यस में ही जवाब दिया होगा, बीच में कहीं नो वाले भी तो होंगे। तो इसीलिए कहते अगर टोटल 20% बच्चों ने वोट करा है ना, तो उसका भी अगर हम 60% आगे करेंगे, अगर 60% कह रहे हैं कि यस हम मनाली चलेंगे, तभी जाएंगे। अब इस पॉइंट को ट्रेड यूनियन के अमलगामेशन से रिलेट करना है। अब ये बी क्या है, एक ट्रेड यूनियन है, एक जी, चलो इसको PG था ना हमारा, एक P ट्रेड यूनियन है, एक G ट्रेड यूनियन है। ये दोनों PG ट्रेड यूनियन बनाना चाहती हैं। मान लो इसमें भी 20 मेंबर हैं, इसमें भी 20 मेंबर हैं, तो कम से कम कहती है जितने मेंबर्स हैं उन दोनों ट्रेड यूनियन के 50% तो क्या करेंगे, वोट करेंगे ही। और उस जितने ने वोट करी, मान लो 10-10 जानों ने दोनों तरफ से वोट करी, तो टोटल होगी 20। तो 20 का आगे फर्दर 60% देखा जाएगा। अगर 60% लोगों का जवाब यस में हुआ कि यस अमलगामेशन कर देनी चाहिए, तभी अमलगामेशन करी जाएगी, वरना नहीं करी जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कि नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 25, दैट इज नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अमलगामेशन। अरे कब से पढ़ रहे हो ना आप, कब से ये सेक्शंस को आप समझ रहे हो, चलो थोड़ा सा चिल करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना सभी, है ना? मैं भी देखती हूँ भाई, मेरे को स्पेशली खाना खाने वक्त देखने में बड़ा ही मजा आता है। अच्छा, तो पोपटलाल ने अपना नेम चेंज करके प्यारेलाल करा था। हाँ जी करा था, कईयों ने वो एपिसोड देखा होगा, मोस्टली तो सबने देखा होगा। तो क्या वो सबको बता रहा था कि मैंने नेम चेंज कर लिया है, मेरा नाम प्यारेलाल रख दिया गया है? बताया है ना? तो बस अब फिर से अपनी पढ़ाई की ओर आ जाओ। ऐसे ही कहते जब एक ट्रेड यूनियन अपना नेम चेंज करती है,
तो वो भी नोटिस देगी। किसको नोटिस देगी? वो रजिस्ट्रार को नोटिस देगी। वो बताएगी कि हमने अपना नेम चेंज कर लिया है। और उस नोटिस पर जो ट्रेड यूनियन है उसके जो सेक्रेटरी हैं और 7 मेंबर्स कौन से? आप लोग प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हो, जो क्या करते हैं, जो मतलब जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है, जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब करवाया होता है। तो कहते हैं ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के क्या होंगे? उस नोटिस पर सिग्नेचर होंगे, प्लस सारी डिटेल बताई जाएगी कि हमने नेम चेंज करा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। सेकंड, जब आप अमलगामेशन करते हो, मतलब पी एंड जी अलग अलग ट्रेड यूनियन थी, वो मिलकर जब पीजी ट्रेड यूनियन बन गई, तो वो क्या करेंगे? वो भी नोटिस भेजेंगे। किसको भेजेंगे? रजिस्ट्रार को भेजेंगे। तो यहाँ पर ये 2 ट्रेड यूनियन थी ना, तो यहाँ पर कहते हैं 2 ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के नोटिस पर क्या होंगे? सिग्नेचर होंगे। एंड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स किसको भेज दी जाएंगी? रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 27, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए। एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन में तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो करते हैं आप सेक्शन नंबर 27, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। कहते हैं डिसोल्यूशन मतलब आप अपने ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना चाहते हो किसी भी रीजन की वजह से। भाई ट्रेड यूनियन बंद करके ऐसे भागने जाने का है, रजिस्ट्रार को बताना भी है। तो कहते हैं यहाँ पर भी क्या होगा? नोटिस भी दिया जाएगा जिसको साइन करेंगे। कौन साइन करेंगे? सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स। फिर वो जो नोटिस है विद इन 14 डेज के अंदर अंदर, 14 दिनों के अंदर अंदर, मतलब जब डिसॉल्व किया है उस दिन से लेके 14 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या है? रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना है कि बाय बाय, हम तो ट्रेड यूनियन को बंद करके चले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 28, रिटर्न्स। यहाँ पर क्या है? जो आपका ट्रेड यूनियन है कहते हैं वो रजिस्ट्रार को एनुअल रिटर्न, मतलब जो आपकी एनुअल रिटर्न है, जो भी आपकी जर्नल स्टेटमेंट है, आपकी कॉपी ऑफ रूल्स हैं, आपके जो भी एक्सपेंसेस, जो भी रिसिप्ट्स हैं, वो सब साल भर किसको भेजा जाएगा? किसको नोटिफाई किया जाएगा? रजिस्ट्रार को किया जाएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये ट्रेड यूनियन ने एक न्यू रूल बनाया, एक न्यू अडल्ट्रेशन करिए, कोई न्यू चीज़ इन्होंने एक न्यू रूल मान लो बनाया है। तो आज कितनी तारीख है? 13 जुलाई है ना। तो इन्होंने आज बनाया है ये रूल। तो आज से लेकर विद इन 15 डेज के अंदर ये इसके बारे में रजिस्ट्रार को नोटिफाई करेंगे। लेकिन अब ये ट्रेड यूनियन वाले सोचें हमने मान लो 13 जुलाई को रूल बनाया था ना, इन्होंने 20 जुलाई को इसको नोटिफाई कर दिया। अब जब 31 दिसंबर को रिपोर्ट जानी है तो यहाँ पर ये नहीं सो कहेंगे अरे इसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, अब रहने देते हैं। नहीं, जब साल बाद जब ये चीज़ें आपने बतानी है फिर से दोबारा आपने उस अडल्ट्रेशन को मेंशन करना है। ये इसको यानी जो अडल्ट्रेशन आपने कोई न्यू चीज़ करी है ना, तो वो आपने 2 बार बताना है। एक तो जब करा था उसके विद इन 15 दिनों में भी, और साल के एंड में भी जब आप पूरी एनुअल रिटर्न भेजते हो तब भी। क्लियर? नेक्स्ट एक पॉइंट है सेक्शन में इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर आया कहते ट्रेड यूनियन की बुक चेक करने। तो वो इंस्पेक्टर आपको बोल सकता है कि मैं आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में आ रहा हूँ, आप अपनी बुक्स चेक करवा लीजिए, ठीक है। मान लो ये इंस्पेक्टर कहता नहीं यार, मैं ना रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं आ सकता, एक काम करिए आप ना इस जगह पर आ जाइए, यहाँ पे मैं बुक्स चेक कर दूंगा। तो ध्यान रखना, अगर तो वो जो इंस्पेक्टर ने एक न्यू जगह कोई बताई है आपको, वो जगह आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस के विद इन 10 माइल्स में है तो चले जाओ बुक्स लेके। लेकिन अगर नहीं है तो उसको बोलो अगर तू वेला नहीं है तो हम भी वेले नहीं है, हमसे नहीं आता, मना कर दो, नहीं आ रहे। क्लियर हुआ? कहते हैं इंस्पेक्टर के पास राइट है, वो बुक्स चेक करने आएगा ट्रेड यूनियन की, वो कहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में ले आइए बुक्स, ठीक है आप चले जाओ चेक करवा लो। वो कह रहे हैं नहीं मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं आ सकता, आप कहीं और ले आइए। आप जाओ, अगर वो जगह रजिस्टर्ड ऑफिस के विद इन 10 माइल्स में है, लेकिन अगर विद इन 10 माइल्स में नहीं है और आगे है तो मना कर दो, भाई हमसे नहीं आया जाता। क्लियर? तो ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो बिना झिझक के बड़े आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।